नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास के अंदर हम देख रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के वर्गीकरण के बारे में बात कर रहे थे और पिछली क्लास में हमने एक भौतिक प्रदेश को कंप्लीट कर लिया था। हाड़ौती का पठार है। इस हाड़ौती के पठार को कंप्लीट कर लिया था दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं हमारे दूसरे भौतिक प्रदेश के बारे में, पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में बात करें दोस्तों। यदि हम पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में बात करेंगे तो वो ही हम 4 टॉपिक रखेंगे। हमारे 4 टॉपिक कौन कौन से? सबसे पहले तो हम कोई भी भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे तो उत्पत्ति देखेंगे। नंबर 2 पर उसका विस्तार देखेंगे। नंबर 3 पर उसकी विशेषता देखेंगे और नंबर 4 पर उसका वर्गीकरण देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है उस पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति के बारे में देखते हैं दोस्तों। पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति कब और किससे हुई है? तो पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति दोस्तों नूतन महाकल्प में हुई है। नूतन महाकल्प जिसे कहा जाता है नियोजोइक एरा। इस नूतन महाकल्प के चतुर्थक युग के प्लीस्टोसीन काल में उत्पत्ति हुई है। और इस प्लीस्टोसीन काल का यदि हम कालक्रम देखते हैं तो 20 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तक है दोस्तों। 10,000 वर्ष पूर्व पूर्वी मैदानी प्रदेश है। पूर्वी मैदान प्रदेश की उत्पत्ति नूतन महाकल्प के चतुर्थक युग के प्लीस्टोसीन काल में हुई है। और इसकी उत्पत्ति हुई किससे दोस्तों? तो जो हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं तो इसकी उत्पत्ति जो गंगा और यमुना नदी है, गंगा और यमुना नदियों के द्वारा जो जलोढ़ लाए गए हैं दोस्तों, जो जलोढ़ लाए गए हैं इन जलोढ़ से हुई है। कैसे जलोढ़ से कैसे हुई है? मान लेते हैं कि ये हमारा पूर्वी प्रदेश है, पूर्वी भाग हो गया, ये पूर्वी भाग हो गया, ये हिमालय है। इस हिमालय से निकलती है गंगा नदी और यमुना नदी। ये गंगा नदी और यमुना नदी आती है। जब गंगा नदी और यमुना नदी में पानी की आवक ज़्यादा होती है तो ये हमारा हाड़ौती का पठार है, ये उच्च भूमि क्षेत्र है। और ये जो अरावली है ये अरावली उच्च भूमि क्षेत्र है। तो इन गंगा और यमुना नदियों के अंदर जो पानी की आवक ज़्यादा होगी तो ये हमारा निम्न भूमि क्षेत्र है ना। इन निम्न भूमि क्षेत्र में पानी आ जाएगा और ये पानी अपने साथ में क्या लाएगा दोस्तों? जलोढ़ लाएगा। और फिर जब गंगा और यमुना नदी अपनी यथावत स्थिति में आती है तो ये पानी वापस चला जाता है। लेकिन इन जलोढ़ों का यहाँ पर क्या हो जाता है? जमाव हो जाता है। जमाव होने के कारण यहाँ पर किसका निर्माण हो जाता है? मैदानी भाग का निर्माण हो जाता है। अर्थात ये पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसकी उत्पत्ति नूतन महाकल्प के चतुर्थ युग के प्लीस्टोसीन काल में गंगा और यमुना नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ों के निक्षेपण से हुई है दोस्तों, या जमाव से हुई है। ये जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है ये निक्षेपण की क्रिया का परिणाम है दोस्तों। निक्षेपण की क्रिया, निक्षेपण का मतलब हो गया जमाव, निक्षेपण की क्रिया का परिणाम है। पीछे हमने देखा था हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार देखा था। हाड़ौती का पठार देखा तो हाड़ौती के पठार का निर्माण किससे हुआ है?
हाड़ौती के पठार का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है और ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है और ज्वालामुखी क्रिया के दरारी उद्गार से हुआ है दोस्तों, दरारी उद्गार से। इसी प्रकार पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण किससे से हुआ है? निक्षेपण की क्रिया से हुआ है। ये जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है दोस्तों, ये उत्तर के विशाल मैदान का भाग है, उत्तर के विशाल मैदान का भाग है। वो जो हाड़ौती का पठार देखा था, हाड़ौती का पठार किसका भाग है? हाड़ौती का पठार मालवा के पठार का प्रत्यक्ष भाग देखा था। और ये जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, ये किसका भाग है? उत्तर के विशाल मैदान का भाग है। और ये दोस्तों पूर्वी मैदानी प्रदेश हमने पीछे भी देखा था कि ये तृतीय क्रम की संरचना है दोस्तों। कौन से क्रम की संरचना है? तृतीय क्रम की संरचना है। तृतीय क्रम की संरचना, तृतीय क्रम की संरचना वो होती है जिसका निर्माण दोस्तों बहिर्जात बलों के कारण होता है, जिसमें अपक्षरण आता है, अपर्दन आता है और निक्षेपण आता है। तो जो ये पूरी मैदानी प्रदेश है, इसका निर्माण किससे हो रहा है? जलोढ़कों के जमाव से हो रहा है, अर्थात निक्षेपण की क्रिया से हो रहा है। तो ये निक्षेपण की क्रिया कौन से क्रम में आ रही है? तृतीय क्रम में आ रही है। इसलिए ये जो पूरी मैदानी प्रदेश है, ये कौन से क्रम की संरचना हो जाएगी? तृतीय क्रम की संरचना हो जाएगी। ये तो होगी दोस्तों 1 नंबर का टॉपिक हो गया हमारा उत्पत्ति। 2 नंबर पर यदि हम देखना चाहें तो 2 नंबर पर देखेंगे विस्तार। 2 नंबर पर क्या देखेंगे? विस्तार। दोस्तों ये जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इस पूर्वी मैदानी प्रदेश का यदि हम क्षेत्रफल की बात करते हैं, पूर्वी मैदानी प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो इसका क्षेत्रफल है 23.46%। राजस्थान का जो टोटल क्षेत्रफल है उसका 23.46% विस्तार किसका है? पूर्वी मैदानी प्रदेश का विस्तार है दोस्तों। इसके बाद इसके अंदर यदि हम बात करते हैं जनसंख्या की, तो इसमें 39% जनसंख्या निवास करती है। और यदि जिलों की बात करते हैं तो पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर 10 जिले आते हैं दोस्तों। कितने जिले आते हैं? 10 जिले। क्षेत्रफल 23.46%, जनसंख्या 39%, जिले 10। और यदि इसकी औसत ऊंचाई की बात करते हैं, औसत ऊंचाई की बात करते हैं, जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसकी औसत ऊंचाई की बात करते हैं, तो इसकी औसत ऊंचाई दोस्तों 250 मीटर। ये जो अपना पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इस पूर्वी मैदानी प्रदेश की औसत ऊंचाई कितनी है? 250 मीटर। ये बात होगी दोस्तों उत्पत्ति की और विस्तार की। अब आगे हम बात करते हैं जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसकी विशेषताओं की बात करते हैं दोस्तों। पूर्वी मैदानी प्रदेश की विशेषता। विशेषताओं की यदि हम बात करते हैं तो पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? सेकंड। सबसे बड़ा है अपना थार का मरुस्थल, उसके बाद में है अपना जो सबसे बड़ा है थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। और नंबर 2 पर बात करते हैं तो पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करते हैं। 3 नंबर पर अरावली आ जाएगा अपना। और 4 नंबर पर हमने पीछे बात की थी कि सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा है? हाड़ौती का पठार, हाड़ौती के पठार की बात की थी। तो ये पूर्वी मैदानी प्रदेश है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। यदि हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं तो ये जो थार का मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है, इसका क्षेत्रफल कितना है? तो थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल है दोस्तों
61.11%। 61.11%। सॉरी दोस्तों, ये जो थार का मरुस्थल है इसका है 61.11%। ये जो पूरे मैदानी प्रदेश है इसका अभी हमने देखा था 23.46%। इसके बाद में अरावली का देखते हैं तो 9.3%। और इसके बाद हाड़ौती का पठार देखते हैं तो 6.89%। सबसे बड़ा थार का मरुस्थल 61.6%। उसके बाद में आता है अपना पूरे मैदानी प्रदेश 23.46%। इसके बाद में आती है अरावली 9.3% क्षेत्रफल। इसके बाद में आता है हाड़ौती 6.89%। सबसे बड़ा थार का मरुस्थल और सबसे छोटा हाड़ौती का पठार। इसके बाद यदि हम विशेषताओं की बात करते हैं, इसके बाद की विशेषता देखते हैं दोस्तों, तो इसके बाद की विशेषता है कि जो पूर्वी का मैदानी प्रदेश है, ये पूर्वी मैदानी प्रदेश है, ये पूर्वी मैदानी प्रदेश निक्षेपणात्मक प्रक्रिया का परिणाम है। इसकी हमने पीछे बात की है, निक्षेपणात्मक प्रक्रिया की पीछे बात की है। यदि हम इसके अंदर मिट्टी देखते हैं दोस्तों, जो अपना पूरे मैदानी प्रदेश है, इसके अंदर यदि हम मिट्टी की बात करते हैं तो इसके अंदर मिट्टी कौन सी है? मिट्टी की बात करते हैं जो अपना पूरे मैदानी प्रदेश है, इसके अंदर पाई जाती है दोस्तों जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा क्यों पाई जाती है कि हमने पीछे देखा था, ये जो गंगा और यमुना नदियाँ थी, इन गंगा और यमुना नदियों के जलोढ़कों से किसका निर्माण हुआ है? जलोढ़कों के जमाव से किसका निर्माण हुआ है? पूरी मैदानी प्रदेश का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर मृदा कौन सी होगी? जलोढ़ मृदा होगी। इस जलोढ़ मृदा के अन्य नाम है दोस्तों, जैसे इसे कहा जाता है दोमट मृदा कहा जाता है, और इसे कांप मृदा कहा जाता है, और इसे एल्फीसोल कहा जाता है। एल्फीसोल वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार दोस्तों, जो मृदा का आगे हमारा टॉपिक आएगा तो अच्छे से क्लियर कर लेंगे कि हम राजस्थान की जो मृदा है उसको 5 भागों में विभाजित किया। दोस्तों, वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार कितने भागों में विभाजित किया गया राजस्थान की मृदा को? 5 भागों में, जिसमें से एल्फीसोल जो मृदा है वो कौन से भौतिक प्रदेश में है? पूरे मैदानी प्रदेश में है। यदि हम आगे बात करते हैं, ये जो जलोढ़ मृदा है दोस्तों, इस जलोढ़ मृदा की एक विशेषता है कि जलोढ़ मृदा सर्वाधिक उपजाऊ और विकसित मृदा है दोस्तों। विकसित मृदा वो होती है जिसमें मृदा के 5 स्तर होते हैं दोस्तों। मैं आगे मृदा वाले टॉपिक में आपको बताऊंगा कि मृदा का निर्माण होता है वो 5 स्तरों के अंदर होता है, और ये जो जलोढ़ मृदा है उनके 5 स्तरों के अंदर उसका निर्माण हुआ है। इसके कारण ये सर्वाधिक उपजाऊ और विकसित मृदा कह सकते हैं। इसलिए ये जो अपना पूरे मैदानी प्रदेश है ना, पूर्वी मैदानी प्रदेश, है, ये पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान का सबसे उपजाऊ भौतिक प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश है। सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश है क्यों? क्योंकि यहाँ जलोढ़ मृदा पाई जाती है जो सबसे ज़्यादा विकसित होती है। जलोढ़ मृदा क्यों पाई जाती है? क्योंकि इसका निर्माण किसके कारण हुआ है? गंगा और यमुना के जलोढ़कों के जमाव के कारण हुआ है। निक्षेपणात्मक प्रक्रिया का परिणाम है। और आगे यदि हम देखते हैं, जो ये अपना पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसके अंदर सर्वाधिक कृषि संभावना वाला भौतिक प्रदेश है दोस्तों। सर्वाधिक
कृषि संभावना वाला, कृषि संभावना वाला भौतिक प्रदेश है। और कृषि संभावना है तो इसके अंदर कृषि किस प्रकार की जाती है, तो इसके अंदर गहन कृषि की जाती है दोस्तों। अब ये गहन कृषि क्या होती है? गहन कृषि होती है कि जो अपने कृषि योग्य भूमि तो कम है लेकिन जनसंख्या क्या है, ज़्यादा है। जनसंख्या ज़्यादा है और कृषि योग्य भूमि क्या है, कम है। तो ऐसे क्षेत्रों के अंदर यदि खाद्यान्न उत्पादन के उद्देश्य से जो कृषि की जाती है उसे कहा जाता है गहन कृषि। तो हम लिख सकते हैं कि कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य भूमि की अपेक्षा अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में खाद्यान्न उत्पादन हेतु खाद्यान्न उत्पादन के उद्देश्य से की जाने वाली कृषि। यदि हम देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जनसंख्या तो क्या ज़्यादा है, क्योंकि अपने सर्वाधिक जनसंख्या कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर जिले में है, सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर जिले में। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो जयपुर जिला है वो किस में आता है, इसके अंदर पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर आता है। तो यहाँ पर जनसंख्या तो क्या है, ज़्यादा है, लेकिन यहाँ कृषि योग्य भूमि क्या है, कम है। कृषि योग्य भूमि तो कम है लेकिन जनसंख्या ज़्यादा है। तो ऐसे स्थानों पर यदि हम खाद्यान्न उत्पादन के उद्देश्य से यानी खाने के उद्देश्य जो कृषि करते हैं उसे कहा जाता है गहन कृषि। और गहन कृषि किसकी विशेषता है, अपना जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसकी विशेषता है। और यहाँ पर कुछ फसलें तैयार की जाती है। फसलों के बारे में देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर कौन कौन सी फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो फसलों में एक आता है बाजरा, जो सरसों, उसके बाद देखते हैं तो जौ, मटर, गेहूँ, चावल, उसके बाद देते हैं। तो ये जो कुछ फसलें हैं जैसे बाजरा है, जौ है, सरसों है, मटर है, गेहूँ, चावल, इनका उत्पादन किया जाता है पूरे मैदानी प्रदेश के अंदर। इसको हम एक और तरीके से समझना चाहें दोस्तों तो अपने अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से तो 2 नंबर का देख लिया हमने, निक्षेपण की प्रक्रिया ये भी समझ में आ गया, जलोढ़ मृदा है ये भी समझ में आ गया, जलोढ़ मृदा सबसे ज़्यादा क्या है, उपजाऊ है, ये भी समझ में आ गया। तो जलोढ़ मृदा सबसे ज़्यादा उपजाऊ है और यहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है, इसलिए क्या हो गया कि राजस्थान का सबसे उपजाऊ भौतिक प्रदेश हो जाएगा। उपजाऊ भौतिक प्रदेश है इसलिए यहाँ पर कृषि ज़्यादा की जाती है, तो कृषि संभावना वाला भौतिक प्रदेश हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, कृषि योग्य भूमि तो कम है और जनसंख्या क्या है, ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर कौन सी कृषि की जाती है, गहन कृषि की जाती है। और गहन कृषि के अंदर फसलों का उत्पादन किया जाता है, उसमें से बाजरा, जौ, सरसों, मटर, गेहूँ और चावल। यदि हम आगे की विशेषता के बारे में बात करना चाहें तो कृषि के बाद में हम देखते हैं यहाँ पर जलवायु। यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाएगी, तो यहाँ पर कोपेन के अनुसार यहाँ पर CWG प्रकार की, कोपेन के अनुसार CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है। CWG इसको हम लिख सकते हैं तो उप आर्द्र जलवायु, उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। और 50 सेंटीमीटर
जिसे हम लिख सकते हैं 500 मिलीमीटर। 50 सेंटीमीटर या 500 जो मिलीमीटर है समवर्षा रेखा पूरे मैदानी प्रदेश को पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश से अलग करती है। ये जो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा हो जाएगी ना, जो किसके समांतर गुजरती है, अरावली के समांतर गुजरती है। ये 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, ये पूर्वी मैदानी प्रदेश और जो थार का मरुस्थल है, थार का मरुस्थल अर्थात जो अपना पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है उसको अलग करती है। कौन सी? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। इसे 50 सेंटीमीटर या 500 मिलीमीटर समवर्षा रेखा को हम कह सकते हैं दोस्तों आइसोहाइट। ये जो आइसोहाइट है ना, ये अरावली के ऊपर से या समांतर गुजरती है। अरावली के ऊपर से गुजरती है, तो अरावली के इधर वाला भाग क्या हो जाएगा? पूर्वी मैदानी प्रदेश। और अरावली के इधर वाला भाग क्या हो जाएगा? थार का मरुस्थल। इसलिए जो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, जिसे 500 मिलीमीटर समवर्षा रेखा कहा जाता है, आइसोहाइट के नाम से जानी जाती है। ये पूर्वी मैदानी प्रदेश और जो थार का मरुस्थल है इनको क्या करती है? विभाजित करती है। इसके बाद यदि हम देखते हैं, जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है, अरावली पर्वतीय प्रदेश पूर्वी मैदानी प्रदेश को पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश से अलग करता है। ये जो अपना अरावली है, अरावली के समांतर गुजरती है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। इसलिए 50 को भी हमने क्या कह दिया कि 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा भी इनको विभाजित करती है, पूर्वी मैदानी प्रदेश और थार के मरुस्थल को। और अरावली के इस साइड क्या रह गया? पूर्व का मैदान। और इस साइड क्या रह गया? थार का मरुस्थल। बीच में क्या आ गई? अरावली। इसलिए ये जो अपनी अरावली है ना, अरावली है, ये अरावली भी पूर्वी मैदानी प्रदेश और ये जो थार का मरुस्थल है इसको दो भागों में विभाजित करती है, यानी विभाजन का काम करती है। थार के मरुस्थल और पूर्वी मैदानी प्रदेश को कौन सी? अरावली और 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। इसके बाद यदि हम बात करते हैं पशुधन की बात करते हैं, आगे हमने क्या कर दिया? क्षेत्रफल की बात कर दी, निक्षेपणात्मक प्रक्रिया की बात की, यहाँ पर मिट्टी की बात की, यहाँ पर कृषि की बात की, जलवायु की बात की। तो आगे हम देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी पशु संपदा है। पशु संपदा की बात करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम आगे पशु संपदा की बात करते हैं। ये जो अपना पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसके अंदर पशुओं की कौन कौन सी नस्ल पाई जाती है? पशु संपदा के अंदर दोस्तों एक यहाँ पर है गोवंश की कौन कौन सी नस्लें पाई जाती हैं? तो जो गोवंश है, गोवंश के अंदर एक पाई जाती है हरियाणवी, और एक है मेवाती। गोवंश के अंदर है हरियाणवी और मेवाती। इसके बाद में भैंस की कौन कौन सी नस्लें हैं? भैंस की भी यहाँ पर दो नस्लें, एक तो है मुर्रा नस्ल और एक है बदावरी। इसके बाद में यहाँ पर एक बकरी की नस्ल पाई जाती है दोस्तों। पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर जो बकरी की नस्ल है वो है बारबरी नस्ल। कौन सी नस्ल है? बारबरी नस्ल। दोस्तों ये जो बकरी की बारबरी नस्ल है ना, ये बकरी की बारबरी नस्ल है, ये बकरी की सबसे सुंदर नस्ल है दोस्तों। यदि हमें ये पूछ लेता है कि बकरी की सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है, तो ये बकरी की सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है? बारबरी नस्ल है। ये बारबरी नस्ल राजस्थान के जो अपना पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसके अंदर पाई जाती है। पशु संपदा की बात करते हैं, तो इसी पशु संपदा में ही हम दूसरा टॉपिक देख लेते हैं। यहाँ पर कौन कौन से पशु मेले लगते हैं दोस्तों? पशु मेलों की बात कर लेते हैं। पशु मेले, तो यहाँ पर मुख्य रूप से दो पशु मेले लगते हैं दोस्तों।
एक तो लगता है श्री जसवंत पशु मेला, श्री जसवंत पशु मेला। ये श्री जसवंत पशु मेला है, ये भरतपुर के अंदर लगता है दोस्तों। और एक लगता है महाशिवरात्रि पशु मेला, महाशिवरात्रि पशु मेला। ये महाशिवरात्रि पशु मेला करौली जिले में लगता है दोस्तों। ये जो श्री जसवंत पशु मेला है भरतपुर के अंदर, इसकी एक विशेषता है दोस्तों ये कि आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है। आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला। यदि हमें पूछ लेता है कि आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, तो आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला जसवंत पशु मेला है, जिसका आयोजन भरतपुर जिले के अंदर किया जाता है। और एक जो महाशिवरात्रि पशु मेला है करौली के अंदर। इन दो जिलों का संबंध कौन से भौतिक प्रदेश से है, तो इन दो पशु मेलों का संबंध कौन से भौतिक प्रदेश से है, तो अपना जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है इससे है। आगे देखते हैं हम दोस्तों, जो अपना पूर्वी मैदानी प्रदेश है ये जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। आगे की विशेषता के बारे में बात करते हैं। आगे देखते हैं तो ये जो अपना पूर्वी मैदानी प्रदेश है ये जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टि से कौन सा है, दूसरा है, सेकंड स्थान पर आता है। सबसे ज़्यादा दोस्तों यदि हम जनसंख्या की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में, पश्चिम मरुस्थल प्रदेश, जिसे कहते हैं थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल कहा जाता है जिसे। 2 नंबर पर निवास करती है, अभी हम देख रहे थे, पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। 3 नंबर पर बात करते हैं तो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती का पठार। और सबसे अंतिम में कौन सी, अरावली। ये दो तो वैसे भी याद हो जाएंगे दोस्तों कि ये जो थार का मरुस्थलीय या पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है ये जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे बड़ा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा है। पीछे हमने इसका क्षेत्रफल भी देखा था। और ये जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है ये जनसंख्या की दृष्टि से भी 2 नंबर का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है और जनसंख्या से भी है 2 नंबर का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी है। यहाँ पर आता है दोस्तों कि जो हाड़ौती का पठार है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा पूछ लेता है तो हम क्या बताएंगे, हाड़ौती का पठार बताएंगे। और यदि हमें जनसंख्या की दृष्टि से पूछ लेता है तो सबसे छोटा कौन सा है, अरावली। और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, हाड़ौती का पठार। ये अरावली में जनसंख्या क्यों नहीं रहती है दोस्तों, क्योंकि अरावली के अंदर चोटियाँ हैं, इससे ऐसे भी अनुमान लगा सकते हैं अपने पहाड़ है, पहाड़ों में कौन रहेगा दोस्तों, इसलिए सबसे कम अरावली के अंदर है। प्रतिशत की भी बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये जो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश या थार का मरुस्थल है इसके अंदर 40% जनसंख्या निवास करती है। और जो अपना पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसके अंदर 39% जनसंख्या निवास करती है। और हाड़ौती का पठार है इसके अंदर 11% जनसंख्या निवास करती है। और अरावली है इसके अंदर 10% जनसंख्या निवास करती है। इसको कैसे याद रखें दोस्तों, 40, 40 और 10 लिख लो दोस्तों। 40, 40, 10 और 10। पहले 40 को एग्जिट 40 लिख दो, दूसरे 40 में से 1 घटाकर तीसरे 10 में जोड़ दो तो यहाँ 39 हो जाएगा। यहाँ पर 1 जोड़ दिया तो यहाँ पर 11 हो जाएगा। और इस 10 को एग्जिट लिख दो, पहले को एग्जिट 40 लिख दो, चौथे को एग्जिट 10 लिख दो और जो दूसरा 40 है उसमें से 1 घटाकर तीसरे 10 में से 1 जोड़ दो
तो पहले जो थार का मरुस्थल है इसके अंदर 40% जनसंख्या हो जाएगी। पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसके अंदर 39% जनसंख्या हो जाएगी। जो हाड़ौती कपटार है इसके अंदर 11% जनसंख्या हो जाएगी। और जो अरावली है इसके अंदर कितने परसेंट जनसंख्या हो जाएगी? 10% जनसंख्या हो जाएगी दोस्तों। आगे की यदि हम बात करते हैं, जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसके अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या देखी थी हमने, सबसे ज़्यादा जनसंख्या देखी थी तो ये जो अरावली, ये जो सॉरी दोस्तों, ये जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है ये सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश, सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश। इसके अंदर सबसे ज़्यादा यदि हम बात करते हैं तो जनसंख्या निवास करती है। इसलिए तो हमने यहाँ क्या की थी, इसलिए तो हमने दोस्तों यहाँ पर गहन कृषि की थी। कौन सी कृषि की थी? गहन कृषि की थी, क्योंकि क्षेत्रफल तो कम है और जनसंख्या क्या करती है? ज़्यादा निवास करती है। इसलिए सर्वाधिक जनघनत्व वाला क्या हो जाएगा? भौतिक प्रदेश। यदि हम बात करते हैं जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार बात करते हैं दोस्तों, तो हम देख लेते हैं सर्वाधिक जनघनत्व देख लेते हैं। सर्वाधिक जनघनत्व और न्यूनतम जनघनत्व की बात करते हैं दोस्तों। सर्वाधिक यदि औसतन जनघनत्व पूछ लेता है राजस्थान का 2011 की जनगणना के अनुसार, वो तो है दोस्तों 200 व्यक्ति प्रति किलोमीटर में, यानी अपना जनघनत्व कितना है? 200 है। सबसे ज़्यादा जनघनत्व पूछ लेता है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो सबसे ज़्यादा जयपुर, उसके बाद में भरतपुर, उसके बाद में दौसा। ये जनसंख्या वाले टॉपिक में आपको अलग से करवाऊंगा दोस्तों। ये है अलवर, 4 नंबर पर अलवर। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो चारों जिले हैं, जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर, ये कौन से भौतिक प्रदेश को इंडिकेट कर रहे हैं? तो ये कौन से भौतिक प्रदेश में आते हैं? जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर, ये जो अपना पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसके अंदर आते हैं। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाली हो गए ना चारों के चारों, तो इसलिए सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? हो जाएगा अपना पूर्वी मैदानी प्रदेश हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या करवा देंगे हम? गहन कृषि करेंगे। तो यदि न्यूनतम घनत्व वाला पूछ लेता है, न्यूनतम जनघनत्व में, तो सबसे कम तो है जैसलमेर का, उसके बाद में है बीकानेर, इसके बाद में है बाड़मेर, इसके बाद में है चूरू। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और चूरू, ये जो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है, ये कौन से में आ जाएंगे? पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में। ये चारों डिस्ट्रिक्ट कौन से भौतिक प्रदेश को इंडिकेट कर रहे हैं? तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और चूरू पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को इंडिकेट कर रहे हैं। इसलिए सबसे कम जनघनत्व पूछ लेता है ना, वो तो है पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का। और यदि सबसे ज़्यादा जनघनत्व पूछ लेता है ना, वो कौन से हो जाएगा? पूर्वी मैदानी प्रदेश का हो जाएगा दोस्तों। अब हम आगे बात करते हैं। हमने 2 टॉपिकों पर बात कर ली दोस्तों। ये जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसकी हमने देख ली उत्पत्ति, 2 नंबर पर इसका हमने विस्तार देख लिया, 3 पर बात कर ली दोस्तों। उसके बाद में हमने विशेषता देख ली। जो अपना अंतिम रहता है वो रहता है दोस्तों वर्गीकरण। वर्गीकरण, इन 4 टॉपिकों में हम सब भौतिक प्रदेश पढ़ लेंगे दोस्तों। यानी सभी भौतिक प्रदेशों में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले कोई भी भौतिक प्रदेश हो उसकी उत्पत्ति पढ़ेंगे, उसका विस्तार पढ़ेंगे, उसकी विशेषता पढ़ेंगे और वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो हमने अपना जो पूर्वी मैदानी प्रदेश था उसकी उत्पत्ति के बारे में बात कर ली, उसके विस्तार के बारे में बात कर ली और उसकी विशेषता के बारे में बात कर ली। अब देखते हैं दोस्तों वर्गीकरण, पूर्वी मैदानी प्रदेश का वर्गीकरण। वर्गीकरण,
वर्गीकरण देते हैं तो दोस्तों वर्गीकरण के अंदर ये जो अपना पूर्वी मैदानी प्रदेश है, पूर्वी मैदानी प्रदेश, इस पूर्वी मैदानी प्रदेश को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं दोस्तों। ये जो अपना पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसको कितने भागों में विभाजित करते हैं? 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है चंबल बेसिन, नंबर 1 चंबल बेसिन। नंबर 2 पर आता है बनास बाणगंगा बेसिन, बनास बाणगंगा बेसिन। और नंबर 3 पर यदि हम बात करते हैं तो वो आता है दोस्तों माही बेसिन। हमने देखा था दोस्तों ये जो अपना पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसके अंदर जिले देखे थे हमने, ये कितने जिलों में? 10 जिलों में है। तो हम जिले भी देख लेते हैं दोस्तों। ये जो चंबल बेसिन है ये कितने जिलों में है? 3 जिलों में। बनास बाणगंगा बेसिन है ये कितने जिलों में? 4 जिलों में। और ये जो माही बेसिन है वो कितने जिलों में? 3 जिलों में। 3 और 4 7, 7 और 3 10, इस प्रकार से है। चंबल बेसिन के अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। बनास बाणगंगा के अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। माही बेसिन के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं? 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। चंबल बेसिन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं दोस्तों? तो सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट इसमें आते हैं चंबल बेसिन में। बनास बाणगंगा बेसिन में दौसा, भरतपुर, भीलवाड़ा और टोंक, ये 4 डिस्ट्रिक्ट बनास बाणगंगा बेसिन में। और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। मैं आपको आगे भी बताऊंगा दोस्तों, याद रखना कि माही बेसिन के अंतर्गत तो 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, बांसवाड़ा और डूंगरपुर और प्रतापगढ़। यदि पूछ लेता है कि माही नदी है वो कौन से जिलों में प्रवाहित होती है, तो माही नदी 2 ही जिलों में प्रवाहित होती है दोस्तों। प्रवाह क्षेत्र पूछ लेता है माही नदी का तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अंदर है। प्रत्यक्ष रूप से माही नदी का प्रवाह क्षेत्र प्रतापगढ़ के अंदर नहीं है, लेकिन माही बेसिन के अंदर सम्मिलित होता है प्रतापगढ़। माही के प्रवाह क्षेत्र के अंदर सम्मिलित नहीं होता है। माही के प्रवाह क्षेत्र में 2 ही डिस्ट्रिक्ट आएंगे, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, लेकिन माही बेसिन के अंदर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ तीनों आएंगे दोस्तों। अब हम देखते हैं पूरे मैदानी प्रदेश को 3 भागों में बांट लिया, चंबल बेसिन, बनास बाणगंगा बेसिन और माही बेसिन। अब सबसे पहले हम देखते हैं चंबल बेसिन। चंबल बेसिन चंबल बेसिन देते हैं तो राजस्थान में जो अवनालिका प्रदन है, अवनालिका प्रदन है, यह इसे कहा जाता है उत्खात भूमि। अवनालिका प्रदन है, उत्खात भूमि है। स्थलाकृति कहा जाता है जिसे, अवनालिका प्रदन, उत्खात भूमि, स्थलाकृति, इसे कहा जाता है उबड़ खाबड़ भूमि। जहां पर घने जंगल पाए जाते हैं दोस्तों, घने जंगल है, इसे हम क्या कहेंगे? बीहड़। ये हमने देखी परिभाषा दोस्तों बीहड़ की। राजस्थान के अंदर जो अवनालिका प्रदन है, उत्खात भूमि, स्थलाकृति है, यह जो बीहड़ है, ये बीहड़ के लिए फेमस कौन सा है बेसिन है? तो चंबल बेसिन है। अवनालिका प्रदन से
उत्काद भूमि कह सकते हैं, स्थलाकृति कह सकते हैं, बीहड़ कह सकते हैं। ये विशेषता किसकी है? चंबल बेसिन के लिए। चंबल बेसिन की अवनालिका प्रधान उत्काद भूमि स्थलाकृति और घने जंगल या बीहड़ों के लिए कौन सा बेसिन जाना जाता है? तो चंबल बेसिन जाना जाता है। तो हम देखते हैं बीहड़ क्या है। तो जो चंबल नदी के द्वारा जो अवनालिका प्रदन से जो उत्खाद भूमि का निर्माण होता है, जिसे उबड़ खाबड़ भूमि कहा जाता है, जहाँ घने जंगल पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? बीहड़ कहते हैं। और राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक बीहड़ पूछ लेता है, सर्वाधिक बीहड़ का विस्तार पूछ लेता है, बीहड़ है, इस बीहड़ का यदि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक विस्तार पूछ लेता है, सर्वाधिक विस्तार, यदि हमें राजस्थान के अंदर सर्वाधिक विस्तार पूछ लेता है, यानी बीहड़ का सर्वाधिक विस्तार पूछ लेता है, तो सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर के अंदर है दोस्तों। करौली और धौलपुर के अंदर है दोस्तों। अपने तो ये एक डिस्ट्रिक्ट याद रखना, सवाई माधोपुर। कॉमन सेंस की बात है दोस्तों, ये जो चंबल बेसिन है, ये उत्खात भूमि है, ये बीहड़ कहाँ पाए जाएंगे? बीहड़ कहाँ पाए जाएंगे? चंबल बेसिन में। चंबल बेसिन कितने जिलों में? 3 जिलों में, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में। इन जो 3 जिलों में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सवाई माधोपुर है। तो सबसे ज़्यादा बीहड़ कहाँ पाए जाएंगे? सवाई माधोपुर में। इसके बाद में करौली है, तो करौली में। उसके बाद में धौलपुर, सबसे छोटा जिला है राजस्थान का, तो सबसे कम धौलपुर में। और सबसे बड़ा इन चंबल बेसिन में, इन 3 जिलों में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सवाई माधोपुर है। तो सर्वाधिक विस्तार भी कहाँ होगा? सवाई माधोपुर के अंदर। ये अपना राजस्थान का सबसे छोटा जिला है, तो यहाँ पर सबसे कम, और बीच में क्या आ गया? करौली आ गया। इसके बाद यदि हम देखते हैं दोस्तों कि राजस्थान में बीहड़ का सर्वाधिक विस्तार और क्षेत्रफल पूछ लेता है। सर्वाधिक क्या पूछ लेता है? क्षेत्रफल पूछ लेता है। क्षेत्रफल भी कौन से में? सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर के अंदर क्षेत्रफल है। इसके बाद यदि हम देखते हैं, ये जो अपना बीहड़ है, ये बीहड़ है, यदि इस प्रकार पूछ लेता है कि राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक बीहड़ कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? यदि डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेता है, सर्वाधिक बीहड़ की बात कर लेता है, तो धौलपुर के अंदर है दोस्तों। धौलपुर के अंदर है। याद रखना दोस्तों, इसके अंदर अंतर है। ये तो सर्वाधिक बीहड़ के पूछता है और एक सर्वाधिक विस्तार पूछता है। यदि विस्तार की बात करते हैं तो हम डिस्ट्रिक्ट देखेंगे कि इन 3 डिस्ट्रिक्ट में से कौन सा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। यदि ये पूछ लेता है कि सर्वाधिक बीहड़ कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा बीहड़ भूमि कहाँ पर है दोस्तों? धौलपुर के अंदर है। इसके बाद में एक क्वेश्चन आता है कि ये जो राजस्थान है, राजस्थान के अंदर बीहड़ या बीहड़ की रानी या डांग की रानी, 2 डिस्ट्रिक्ट की तो बात कर लें। सबसे ज़्यादा विस्तार किस कौन से ज़िले में? सवाई माधोपुर में। और सबसे ज़्यादा बीहड़ कौन से ज़िले में? धौलपुर में। अब रहा कौन सा? करौली रहा है। तो करौली को हम क्या कह देंगे? डांग की रानी कह देंगे या बीहड़ की रानी कह देंगे। ये जो डांग प्रदेश है दोस्तों, ये जो डांग प्रदेश है, इसके अंदर दस्यु और डाकू निवास करते हैं दोस्तों। कौन निवास करते हैं? दस्यु और डाकू। सवाई माधोपुर दस्यु और डाकू प्रदेश पूछ लेता है, तो डांग प्रदेश की बात करते हैं, अलग से बात कर लेते हैं दोस्तों। डांग प्रदेश, यहाँ पर बात कर लेते हैं हम डांग प्रदेश की। डांग प्रदेश क्या हो जाएगा? डांग प्रदेश से सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। हम ये भी कह सकते हैं चंबल बेसिन। चंबल बेसिन के अंदर जो बीहड़ युक्त क्षेत्र होता है, चंबल बेसिन में, चंबल बेसिन कह सकते हैं, या इन डिस्ट्रिक्टों के नाम भी लिख सकते हैं। सवाई माधोपुर,
करौली, धौलपुर। चंबल बेसिन में बीहड़ युक्त भूमि या बीहड़ युक्त क्षेत्र, बीहड़ युक्त क्षेत्र जहां डाकू निवास करते हैं। वो प्रदेश क्या कहलाएगा दोस्तों? डांग प्रदेश या दस्यु प्रदेश कहलाएगा दोस्तों। डांग प्रदेश या दस्यु प्रदेश कहलाएगा। इस डांग प्रदेश को विकसित करने के लिए कुछ क्षेत्रीय कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है दोस्तों। तो अब हम आगे देखते हैं कि जो डांग प्रदेश है, इस डांग प्रदेश के अंदर जो डाकू निवास करते हैं, इन डाकुओं के विकास के लिए, मतलब ये जो डाकू हैं, इनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए और इनकी सोच को विकसित करने के लिए कुछ कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अब हम कार्यक्रमों की बात करते हैं कि जो डांग प्रदेश है, इसके अंदर कौन कौन से कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम देखते हैं हम। डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम देखते हैं कौन कौन से कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। तो एक नंबर पर देखते हैं तो डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, यानी इनके विकास के लिए कौन कौन से कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है, ताकि हम जो डाकू हैं, इन डाकुओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ सकें। इसके लिए नंबर 1 चला जा रहा है डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। नंबर 2 पर यहाँ पर संचालित किया जा रहा है कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। नंबर तीन पर चला जा रहा है बीहड़ सुधार कार्यक्रम, बीहड़ सुधार कार्यक्रम। इन डाकुओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए यहाँ पर 3 कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है दोस्तों। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम और भीड़ सुधार कार्यक्रम। यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा दोस्तों? यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का निम्न में से संबंध है चंबल बेसिन, बनास बाणगंगा बेसिन, माही बेसिन और चौथा दे देगा दोस्तों लूनी बेसिन। तो हमें क्या करना है? चंबल बेसिन करना है। चंबल बेसिन क्यों? चंबल बेसिन के अंदर सबसे ज़्यादा बीहड़ है, बीहड़ के अंदर दस्यु और डाकू निवास करते हैं और इन दस्यु और डाकुओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम और भीड़ सुधार कार्यक्रमों का किया जा रहा है, संचालन किया जा रहा है। कार्यक्रमों में जो डाक क्षेत्र विकास कार्यक्रम है और कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, इनको हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट बनती हैं। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम और कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। तो सबसे पहले हम देखते हैं डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। विस्तृत रूप से पढ़ेंगे इन 2 कार्यक्रमों को दोस्तों। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इस डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम में दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है 1955-56 के अंदर। 1995-96 के अंदर 1995-96 के अंदर डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम के शुरुआत होती है। और ये कितने जिलों में संचालित किया जा रहा है दोस्तों? ये 8 जिलों में संचालित किया जा रहा है। 8 जिलों में संचालित किया जा रहा है। ये बीच में बंद हो गया दोस्तों। इसको जो पुनः प्रारंभ किया गया था, इसको पुनः, ये बीच में 1995-96
1995 में इसको थोड़े समय के लिए चलाकर बंद कर दिया गया था और इसे पुनः चलाने की घोषणा हुई थी। पुनः जो घोषणा हुई थी, इस कार्यक्रम को वापस संचालित करने के लिए जो पुनः घोषणा हुई थी, वो घोषणा हुई थी दोस्तों 2004-05 के अंदर। और इसे जो पुनः संचालित किया गया था, पुनः संचालित किया गया था, वो संचालित किया गया दोस्तों 2005-06 में, 2005 और 6 के अंदर संचालित किया गया था। ये जो 8 जिले हैं, 8 जिले देखे थे हमने कि जो डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम है ये 8 जिलों में संचालित किया जा रहा है। तो इन 8 जिलों के अंदर 2 संभाग देखते हैं दोस्तों। एक तो है भरतपुर संभाग और एक है कोटा संभाग। भरतपुर संभाग के अंदर कौन कौन से जिले हैं? 4 जिले भरतपुर संभाग में आएंगे, 4 जिले कोटा संभाग में आएंगे। भरतपुर में एक तो है भरतपुर, एक है धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। कोटा के एक कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। भरतपुर संभाग के 4 जिलों में भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। कोटा संभाग के 4 जिलों में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। इन 8 जिलों में डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत सबसे पहले 1995-96 के अंदर हुई थी। इसे बंद कर दिया गया था, पुनः घोषणा हुई थी 2004-05 में और पुनः संचालित किया गया था इसे 2005 और 6 के अंदर। इसका उद्देश्य क्या रखा गया था दोस्तों? डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम का कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होगा ना। तो आधारभूत सुविधाओं का विकास करना, आधारभूत सुविधाओं का विकास करना। नंबर 2 पर बात करते हैं तो डांग प्रदेश है, डांग प्रदेश, या जिसे हमने क्या कहा था, दस्यु प्रभावित क्षेत्र कहा था, भीड़ युक्त क्षेत्र कहा था। इसका आर्थिक और सामाजिक विकास करना। दस्यु प्रभावित कहा था, भीड़ युक्त क्षेत्र कहा था। इसको क्या करना? इसको दोस्तों आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूती प्रदान करना। आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूती प्रदान करना या इसका आर्थिक और सामाजिक रूप से विकास करना। यदि हम दोस्तों ये जो डांग क्षेत्र, ये जो डांग प्रदेश है अपना, जिसे दस्यु प्रदेश कहते हैं, इनके अंदर जो डाकू रहते हैं, इनके अंदर जो हम आधारभूत सुविधाएं देंगे, जैसे हॉस्पिटल हो गए, स्कूल हो गए, तो शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा, शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा आधारभूत सुविधाओं से। तो ये जो डाकू हैं ये समाज की मुख्य धारा से आसानी से जुड़ेंगे और यहाँ पर इनका जो आर्थिक और सामाजिक विकास कमज़ोर है तो उनका विकास करेंगे, तो ये अपने आप क्या हो जाएंगे, समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे। तो ये कार्यक्रम है दोस्तों। इस कार्यक्रम का वित्त पोषण कौन करता है? वित्त पोषण कौन करता है इस कार्यक्रम का? तो इस कार्यक्रम का वित्त पोषण राज्य सरकार करती है दोस्तों। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये हो गया 100% राज्य सरकार वित्त पोषण करती है। मेरे कहने का अर्थ हो गया कि जो डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम है ये संपूर्ण रूप से राज्य सरकार का दोस्तों, अपनी राजस्थान सरकार इसका संचालन कर रही है। किसका? डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम का। यदि क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम केंद्र सरकार का कार्यक्रम है या राज्य सरकार का कार्यक्रम है, तो 100% राज्य सरकार का कार्यक्रम है। आगे देखते हैं हम नंबर 2 पर कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम
कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम की बात करते हैं। तो जो कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, इसको शुरुआत की कब की गई इसकी, या प्रारंभ कब किया गया? कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का प्रारंभ दोस्तों 1987-88 के अंदर किया गया था। 1987-88 के अंदर किया गया था। इसका वित्त पोषण कौन करता है? वित्त पोषण कौन करता है? तो इसका वित्त पोषण सेंट्रल गवर्नमेंट करती है दोस्तों, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार। और ये कौन कौन से जिलों में संचालित किया जा रहा है? तो ये 8 जिलों में है दोस्तों। वो ये अपना भरतपुर संभाग और कोटा संभाग। भरतपुर के अंदर हमने 4 जिले पढ़े थे, भरतपुर, धौलपुर, करौली और स्वयंदेव। कोटा के अंदर वो ये कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी। ये सेम है दोस्तों। ये तो इसकी प्रारंभ की डेट, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम था, इसकी प्रारंभ की डेट थी 1995-96। और जो कंदरा क्षेत्र है इसकी है 1987-88। ये जो डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम था ये राज्य सरकार का था कार्यक्रम, और ये जो कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम है ये केंद्र सरकार का कार्यक्रम है। वही 8 जिलों में संचालित किया जा रहा है दोस्तों। और वही क्या है, उद्देश्य है कि उनको आधारभूत सुविधाएं प्रदान करना और इनका आर्थिक और सामाजिक विकास करना। ये बात की दोस्तों हमने चंबल बेसिन की। अब आगे हम बात करते हैं नंबर 2 पर, माही बेसिन। दोस्तों जो हमारा माही बेसिन और जो बनास बाणगंगा बेसिन शेष रहता है, इसकी बात हम अगले क्लास के अंदर या अगले वीडियो के अंदर करेंगे दोस्तों। क्योंकि माही बेसिन के अंदर कुछ पहाड़ियाँ आती हैं, उन पहाड़ियों को मैं विस्तृत रूप से आपको समझाना चाहता हूँ, इसलिए मैं अगले लेक्चर के अंदर माही बेसिन और बाणगंगा बेसिन को विस्तृत रूप से व्याख्या करूँगा। तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं दोस्तों कि आपको क्लास कैसे लग रही है और इसके अंदर किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है। अपने सुझाव अवश्य दें दोस्तों। और मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बने रहिए अपने अगले क्लास में। आगे का जो हमारा टॉपिक सेंस रहते हैं उसकी बात करेंगे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।